हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11 फिजिक्स में घर्षण यानी फ्रिक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर का नाम ही फ्रिक्शन है ना। घर्षण से संबंधित यहाँ पर हम आज कुछ रूपरेखा समझेंगे कि घर्षण क्या है, घर्षण की विशेषताएं क्या है, घर्षण के प्रकार, ये चीज़ हम समझेंगे। जैसे घर्षण के कारण ही आप जमीन पर चल पाते हैं, सबको पता है। घर्षण के कारण ही जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी कार है, पथ पर बेहतरीन रूप से चल सकता है। घर्षण ना हो तो फिसल जाएगा। कभी कभी बरसात के सीजन में ऐसा होता है कि शैवाल की अधिकता के कारण आपका पैर फिसल जाता है और लोग गिर जाते हैं। हर जगह ही होता है। चिकनी मिट्टी है, कहीं पे इंसान का पैर फिसल गया, घर्षण कम है, इस कारण से वहां पर गिर गया। कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी वो होगा, हमारे साथ तो कई बार हुआ भाई। चिकनी सतह के कारण वहां पर घर्षण कम होती है और हम फिसल जाते हैं। तो दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत उपयोग है। आप लोग जानते होंगे कि गेहूं को हम क्या करते हैं, चक्की पे ले जाते हैं जिससे आटा बनता है। तो घर्षण के कारण ही गेहूं से परिवर्तन होकर के वो आटा के रूप में रूपांतरित होता है। ये घर्षण के कारण ही होता। घर्षण ना होता तो फिर संभव नहीं है। तो घर्षण के बहुत सारे दैनिक जीवन में उपयोगिता है। घर्षण के बिना जीवन संभव ही नहीं है एक प्रकार से। सही है कि नहीं? क्योंकि आप बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहते हैं और वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, तो आप जितने पैर आगे बढ़ाओगे, मतलब जितने पग आगे बढ़ाओगे, तो उतने बार आप फिसलोगे, उतने बार गिर जाओगे। तो घर्षण कितना उपयोगी है आपके दैनिक जीवन में। ब्रश कर रहे होते हैं तो दांतों के बीच में घर्षण होता है, तभी तो हमारा दांत क्या साफ हो जाता है। घर्षण ना हो तो खत्म कहानी। दांत से चबाते हैं तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों के दांतों के बीच हम भोजन को चबाते हैं तो घर्षण के कारण वो क्या हो जाता है ना, तो उसकी पाचन हो जाती है। तो ये सब घर्षण के दैनिक जीवन में उपयोगिता है। ठीक, चलिए, तो घर्षण क्या है कुल मिलाकर के कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु, मतलब दो सतह के बीच का ये जो हमारा घर्षण होता है, ये प्रक्रम है। मतलब दो सतह होना चाहिए। आप सिंगल हाथ लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल हाथ में केवल सिंगल हाथ के साथ घर्षण नहीं हो सकता, बल्कि हाथ का वायु के साथ घर्षण हो सकता है, क्योंकि दो सतह होना जरूरी है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। मतलब घर्षण भी एक प्रकार का बल है। जैसे हम चलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमारे विपरीत दिशा में बल लगाता है, हमेशा विपरीत दिशा में बल लगाएगा। घर्षण की जो गति है हमेशा विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। तभी तो आप आगे जा रहे हो, पीछे की ओर थोड़ा बल लगा, तभी तो फिसल नहीं रहे हो। और यदि मान लीजिए पीछे की ओर बल नहीं लगा तो आप फिसल जाओगे। सिंपल है। तो घर्षण हमेशा जो हम मुख्य बल लगाते हैं उसके विपरीत होता है। जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यहां पे हम ये देखो पेन है, ठीक है, पेन को हल्का सा धक्का दे रहे हैं, देखो हल्का सा धक्का दे रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, जाता है फिर से अपने मूल स्थिति पे आ जाता है, हल्का सा जाएगा फिर से। ये कारण क्या है? इस पे भी एक घर्षण कार्य कर रहा है, देख लो आप लोग। क्यों भाई? अब चला गया, अब हमारा जो घर्षण है कम हो गया था, है ना, हमारा बल अधिक हो गया था। ऐसे ही होता है, जब घर्षण कम हो जाता है तो पैर फिसल जाता है बच्चों। ओके, ठीक है। घर्षण बल का मान इतना ज्यादा नहीं होता है कि भाई साहब यदि उससे ज्यादा बल लगाए तो रोक सके। एक ऐसी स्थिति पे वो भी काम करना बंद कर देता है। समझ रहे हो? चलिए, तो घर्षण बल आप समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु चलने की कोशिश करता है या चलने का प्रयास करता है या चल ही रहा होता है, तो उसके मध्य एक विपरीत दिशा में एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। उस बल को ही हम घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। चीजें क्लियर है? चलिए, घर्षण संबंधी स्मरणीय तथ्य जो कि आपको याद रखना जरूरी है कि घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। आप कितने भी मोटे हो, कितने भी वजनदार हो, कितने भी दुबले हो, इससे मतलब नहीं है। आपको जमीन पर चलना है तो आपके पैर के नीचे का तलवा भाग यानी तल, जिसे बोलते हैं पैर का तलवा होता है ना, यानी कुल मिलाकर स्लीपर पहनोगे तो स्लीपर और जमीन के तल के बीच घर्षण होगा। वो भाई साहब घर्षण डिपेंड करेगा, ना कि आपके पेट मोटाई पर डिपेंड करेगा कि आपका पेट कितना चौड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संपर्क तल, जहां पे संपर्क हो रहा है दो वस्तुओं में, जहां पे संपर्क हो रहा है वो तल पर निर्भर करता है। समझ रहे ना? जैसे मैं कह रहा हूं आप पैदल चल रहे हो तो आपके पैर में जो स्लीपर पहन रखे ना, स्लीपर जूता पहन रखे हो ना, जूता और पृथ्वी के बीच जो संपर्क है उसके बीच निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखो, घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब हमारा वस्तु किधर गति कर रहा है उसके विपरीत हमेशा घर्षण कार्य करेगा। आप आगे की ओर चल रहे हैं तो घर्षण हमेशा पीछे की ओर कार्य करता है। चलो,
घर्षण संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। संपर्क तल मतलब दो वस्तु एक दूसरे को जहां पे समांतर मतलब एक प्रकार से संपर्क कर रहे हैं, छू रहे हैं, उसी के समांतर कार्य करेगा। दो वस्तुओं के आपेक्षिक गति होने पर ही घर्षण बल कार्य करता है। मतलब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर गति करें, या तो एक वस्तु गति करे या तो दोनों वस्तु गति करें, इससे मतलब नहीं है, लेकिन गति होना चाहिए तभी घर्षण कार्य करेगा। घर्षण बल की प्रवृत्ति संपर्क में आए तलों या गतिमान वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति को नष्ट करने की होती है। मतलब गति का विरोध करने की होती है। मतलब एक घर्षण की प्रवृत्ति क्या है, जो वस्तु गति कर रहा है उसके विरोध में कार्य करने की कोशिश करता है। तो कहना कहे भाई साहब अपेक्षिक गति को नष्ट करने की कोशिश में होता है, मतलब वो विरोध करने की कोशिश करता है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल किसे कहते हैं? कहने का मतलब एक असंरक्षी बल की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो संरक्षी बल का शाब्दिक अर्थ इतना आप लोग समझ लो कि संरक्षी बल वह बल होता है जो कि भाई पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो संरक्षी बल होता है। और लेकिन जो भी बल द्वारा किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी बल है। यहां पर आप मोटे मोटे तौर पर समझ लो कि यहां पर ये पथ पर निर्भर करता है, ऐसे बल को हम असंरक्षी बल कहते हैं। और जो पथ पर निर्भर नहीं करता उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। क्लियर है? समझ गया? चलिए, घर्षण बल जो होते हैं या घर्षण की बात करें तो घर्षण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है आपका स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिक घर्षण। क्या? स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मतलब समझ ही गए होंगे कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है किंतु वह वस्तु स्थिर रहता है। मतलब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं लेकिन वो वस्तु गति ना करे, वो स्थिर रहे। जैसे मैं यहां पे मान लो ऐसा मोबाइल रख देता हूं, दिख रहा है, और इस पर मैं पेन के सहारे से थोड़ा सा बल लगा रहा हूं। देखो बल लगा रहा हूं, लेकिन बल लग रहा है, ये मत सोचना बल नहीं लग रहा है। लेकिन बच्चों ये वस्तु यानी हमारा मोबाइल गति करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना तो गति करना चाहता। तो फिर इसमें कौन सा घर्षण लग रहा है? वो स्थैतिक घर्षण लग रहा है। ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है, जैसे मैं पेन को धक्का दे दूं तो ये देखो चलना शुरू कर दिया। तो जब चल रहा होता है तो उनके बीच जो घर्षण लगता है वो गतिक घर्षण है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है, पेन की धक्का दे दो, तेजी से गया, पेन चला गया दूर, तो भाई इस पे एक घर्षण लग रहा है जो कि गतिक घर्षण है। कौन सा घर्षण? गतिक घर्षण। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है तो उसके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। ये गतिक घर्षण ही भाई साहब दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को हम बोलते हैं गतिक घर्षण बोलते हैं या गतिक घर्षण बल कहते हैं। यहां से एक और शब्द निकल कर आता है सीमांत घर्षण। बड़ा ही खतरनाक चीज है सीमांत घर्षण। ये क्या चीज है भाई साहब? सीमांत संतुलन की स्थिति में जो वस्तु पर घर्षण बल कार्य करता है उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। इसको थोड़ा समझना और लिखना भी है। सीमांत घर्षण बल है क्या बच्चों? ठीक है। सीमांत घर्षण का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तब उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। बड़ा ही खतरनाक हो गया। ये कैसे हो गया सर? समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है, ये सीमांत संतुलन की स्थिति क्या है? जैसे बच्चों यहां पर हम एक वस्तु को रख दिए, ठीक है। अब इस वस्तु में थोड़ा सा हम फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा, देखो ये चलने का प्रयास करता है लेकिन चल नहीं पा रहा है। यदि इससे थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा दूं, बल लगा दूं, तो ये चलना प्रारंभ कर देगा। समझने की कोशिश करो कि जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर रखी है, उसे चलाने के लिए हम बाह्य बल लगाते हैं। इस पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, लेकिन बाह्य बल तो लगा रहे हैं लेकिन इस पे घर्षण बल कार्य कर रहा है जो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बाह्य बल हम ज्यादा मान बढ़ाएंगे, बाह्य बल के मान को बढ़ाएंगे, यानी बल ज्यादा लगाएंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये गति करना ही चाहेगा लेकिन गति नहीं कर रहा है। एक ऐसी स्थिति है कि ठीक चलने को वो तैयार हो गया है। उस स्थिति को हम कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति में। ना गति कर रहा है ना पूर्णतः स्थिर है, मतलब चलने के लिए पूर्णतः रेडी है, तैयार है।
हम किसी वस्तु पर यदि बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु गति करने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि बस यदि थोड़ा सा भाई 1 पॉइंट ज्यादा फोर्स लगा तो वो वस्तु वहां से गति करेगा ही करेगा। उस स्थिति को हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। यानी कोई वस्तु मान लीजिए सिंपल रखा हुआ है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इतना फोर्स लगा रहे हैं कि वो गति ना करे, लेकिन ऐसी स्थिति हो कि वो गति करने ही वाला है, तब उस स्थिति को हम कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। और सीमांत संतुलन की स्थिति पे जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। पूरा डिटेल लिखा हुआ, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, एक एक पॉइंट लिखकर लाता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से नोट्स मिल सके। आप नोट्स बनाते हैं तो बेहतर रूप से तैयार कर सकें बच्चों। और यदि नोट्स लेना ही है इसका तो 100 रुपये चार्ज है, मात्र 100 रुपये चार्ज है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स हमारे पर्सनल नंबर 9685293949 पर, और आप नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटेन नोट्स। तो सीमांत घर्षण बल पूरा पढ़ लो, वही चीजें हैं जो मैंने आपको समझाया। सीमांत घर्षण क्या, ये भी चीज आप लोग समझ लो। सीमांत संतुलन की स्थिति में संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीमांत घर्षण क्या है बच्चों? एक ऐसी स्थिति भाई साहब कि बस अब चलने ही वाला है लेकिन चल नहीं रहा, उसे कहते हैं सीमांत घर्षण। यदि आप चाहते हो कि सीमांत घर्षण से कुछ तथ्य तैयार करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर स्थित होती है किंतु उनके मध्य आपेक्षिक गति के लिए कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो उनके संपर्क तलों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। मतलब इसमें यह बताया गया, जैसे हमारा स्थैतिक घर्षण है, गतिक घर्षण संबंधित स्मरणीय तथ्य है कि भाई साहब कोई यदि वस्तु है, यदि उसमें बाह्य बल नहीं लगाए हैं तो फिर उसमें घर्षण कार्य नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, भले चाहे वो वस्तु स्थिर है। अब अच्छा, स्थैतिक घर्षण भी कब लगेगा? जब हम बल लगा रहे हैं, वो गति करना चाहता है लेकिन गति नहीं कर रहा है, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण लग रहा है। यदि गति करने लग गया तो गतिक घर्षण है। लेकिन यदि बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो फिर उसमें कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर करता। सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। ठीक है, अधिकतम मान एक ऐसी स्थिति की बिल्कुल स्थिर है लेकिन चलने ही वाला है, इसलिए कहते हैं सीमांत घर्षण थोड़ा सा बड़ा है। घर्षण एक क्या लिखा भाई? समायोजक बल है। सही है ना? स्वसमायोजक, यही तो मैं सोचा, गलत लिखा है, स्वसमायोजक। ठीक है, स्वसमायोजक बल है जो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न करने तक बाह्य बल पर निर्भर करता है। बाह्य बल के मान को बढ़ाने पर घर्षण बल का मान स्वतः ही बढ़ जाता है। ठीक, गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। बाह्य बल के मान को बढ़ाने से गतिक घर्षण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 5 तथ्य हैं, आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे गतिक घर्षण के प्रकार, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, इसका अंतर। साथ में बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर रखा है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं। तो अगला पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लेना। यदि बाद में देख रहे हैं तो नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना 9685293949, 9685293949। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।